कैप्टन जिलेश सिंह एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, डायमेंशन को अगर आपको सीखना है और डायमेंशंस की एप्लीकेशन कैसे काम करती हैं, तो उसका बेसिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन तरीकों से समझेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चे जो है जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम टॉपिक को कॉन्टिन्यूसली चला सकें। और कई बच्चों का ये बैकलॉग रह गया था, तो उन बच्चों के लिए बेहतरीन मौका है। ये टॉपिक कई बच्चों का पेंडिंग है, तो आप प्रॉपर इसको जो है राइट डाउन करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक टर्म लिखी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोलते किसे हैं? ठीक है, हम इसको तीन तरीके से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, सभी बच्चे प्रॉपर इस चीज को राइट डाउन करें और समझें। लिखा ये गया है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो चीज से बनी है। वन इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर वन इज योर यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा। मे बी आपको अभी ये क्लियरली इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको 100% फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, न्यूमेरिकल और वैल्यू और यूनिट का मतलब क्या है, वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल, यहां पर सपोज करिए मैंने लिखा लेंथ और लेंथ को मैंने लिखा 5 किलोमीटर। लेंथ को मैंने लिखा कितना? 5 किलोमीटर। तो आप खुद ही रिलेट करिए कि यहां पर लेंथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी की तरह। इसमें जो 5 लिखा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह। इसमें जो किलोमीटर लिखा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यूनिट की तरह। तो क्लियरली ये समझ आता है, अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ उसको समझाना चाहते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पीछे आप यूनिट क्या लिख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं और यूनिट नहीं लेता हूं तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आएगा। कि मैं कहता हूं लेंथ 5 है, तो 5 क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अगर मैं लेंथ सिर्फ किलोमीटर बोलता हूं और आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं बताता तो भी मतलब समझ नहीं आएगा। तो अ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ये लाइन सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट एक्सप्रेस, a physical quantity cannot express if either numerical value is missing और unit is missing। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हुई पहली। सभी बच्चे इसको जो है राइट डाउन जरूर करें। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के सेकंड पॉइंट पर कि सेकंड पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी का क्या है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट से हमने सीखा कि हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको दो चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। सेकंड देखेंगे हम, कहा जाता है जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो आपकी यूनिट है वो एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? इनवर्सली। मतलब समझिए, इसका मतलब ये बनता है, अगर आपकी यूनिट बढ़ती है, अगर आपकी यूनिट बढ़ती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, वो आपको एग्जांपल से हम समझाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी, यूनिट अगर आपकी बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, और अगर आपकी यूनिट घटेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। एक एग्जांपल से
हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 5 किलोमीटर और यहां पर हमने लिखा 5000 मीटर। ठीक है, यहां पर ये दो टर्म मैंने आपको दिखा दी है। सबको बताया कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होता है, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट छुपा है वो देखिए। अगर आप किलोमीटर की बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं मीटर की, तो आप खुद बताइए कि किलोमीटर से मीटर अगर आप जा रहे हैं तो आप यूनिट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या घटाने का। तो ऑब्वियस है किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो आप किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं तो आप यूनिट को एक्चुअली में कम कर रहे हैं। आप यूनिट को एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अब आप एक कंसेप्ट को समझिए। आप यूनिट को कम कर रहे हैं, इस रिलेशन के हिसाब से अगर यूनिट कम होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़नी चाहिए, और आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 5 से क्या बन जाती है, 5000। तो ये रिलेशन बिल्कुल सही सेटिस्फाई हो रहा है कि किलोमीटर से मीटर गए, आपकी यूनिट जो है वो घट गई, यूनिट घटी है। पर 5 से 5000 को गए तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये बात समझ आती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके बनी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सभी बच्चे जो है इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से राइट डाउन जरूर करें। नाउ थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट में समझाया जा रहा है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या समझाया जा रहा है, समझिए। एक टर्म लिखी गई है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इससे समझ आपको ये आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लाई यहां पर हो रही है और यहां पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जो है मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों इक्वल आ रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट की मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियस है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी और दोनों इक्वल है। लेकिन एक बात सभी समझे, यहां पर N1 और N2 बराबर नहीं है और ना ही U1 और U2 बराबर होनी चाहिए। एक बार सभी बच्चे इसको राइट डाउन करें। क्या बोला गया है, आपकी ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी, आपकी ना तो यूनिट बराबर होगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं वो बराबर कन्फर्म होना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूं, और मैं आप सभी को कह रहा हूं कि आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। आप जो दोनों इक्वेशन यहां पर लिखी गई हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए तो आपको एक बात समझ आएगी। वो बात क्या है, जो आपका N1 है, जो आपका कौन है, N1, वो 5 की तरह काम कर रहा है। जो आपका U1 है वो किलोग्राम की तरह काम कर रहा है। कंपेयर करने पे यही समझ आ रहा है। जो आपका 5000 है वो N2 की तरह काम कर रहा है और जो आपका U2 है वो ग्राम की तरह काम कर रहा है। तो इससे एक बात जो समझ आ रही है वो ये है कि N1 इज इक्वल टू 5 आया, N2 इज इक्वल टू 5000 आया, और सबको पता है ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं होते। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं N1 N2 के इक्वल नहीं है, बात प्रूफ होती है। अच्छा, U1 का मतलब आपके लिए कौन है, किलोग्राम। U1 का मतलब आपके लिए कौन है, किलोग्राम। और U2 का मतलब आपके लिए क्या है, ग्राम। और इस सबको पता है 1 kg डज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम। तो U1 U2 के भी इक्वल नहीं है। लेकिन
5 किलोग्राम 5000 ग्राम के ही इक्वल होता है। तो कहने का मतलब यह है N1 N2 इक्वल नहीं हुए, ना तो N1 N2 के बराबर हुआ। आप देख पा रहे हैं N1 और N2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। U1 और U2 भी इक्वल नहीं है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो ये आप समझ पाते हैं किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो ये सभी बच्चे इसको राइट डाउन करेंगे अच्छे से। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं, तीनों फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अब आप समझिए आगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी अभी आपने सीखी है वो दरअसल उसके फर्दर 2 टाइप हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है और बेसिक क्लासेस है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या मतलब है। तो नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल एंड अनदर वन इज डिराइव्ड। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ऐसी क्वांटिटी है डिराइव्ड। ठीक है, तो आप समझिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है। जैसे जो क्वांटिटी किसी और पर डिपेंड नहीं करती, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में सभी बच्चे इतना जरूर नोट डाउन करें, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, it does not depend upon another physical quantity, it does not depend upon another physical quantity। ठीक है, ये किसी और पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन डिराइव्ड का मतलब ये होता है इट डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डिपेंड कर जाए, जो क्वांटिटी डिपेंड कर जाए वो फंडामेंटल होती हैं, सॉरी, जो डिपेंड नहीं करती वो फंडामेंटल होती हैं, और जो डिपेंड कर जाए वो डिराइव्ड होती है। ठीक है, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल से ही बनी होती। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी के हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आप सभी बच्चे लिखेंगे, यहां पर हम कुछ जो है राइट डाउन करें। लाइक एक है मास, देन लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सभी बच्चे इसको साथ साथ राइट डाउन जरूर करें। एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, लास्ट में लिखा है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए इनका यूनिट क्या है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट केजी होता है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट मीटर होता है। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट सेकंड होता है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट आपका केल्विन होता है, के से डिनोट कर दिया जाता है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट एम्पियर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है और इसको जनरली MOL ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप हैं। अब देखिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज आप इनको डायरेक्ट मेजर कर सकते। जैसे मास है, मास को अगर हमें मास को मेजर करना है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, आप डायरेक्टली उससे मेजर कर सकते। लेंथ है,
लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, आप डायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम है, आपके पास टाइम को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो समझिए ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, आप डायरेक्टली उनसे मेजर कर सकते। इसीलिए कहा जाता है ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, एंड अगर आपको मेजर करना है तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते। डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी ही डिराइव्ड क्वांटिटी हैं और ये सारी जो हैं डिपेंड करती हैं फंडामेंटल पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पर हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी ले ली है, जैसे कि मैंने बोला है स्पीड, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला स्पीड, तो स्पीड का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये फाइंड आउट करना है कि स्पीड डिराइव्ड है कैसे। तो समझिए डिस्टेंस कोई और नहीं लेंथ होता है, और लेंथ आपकी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। आप समझिए टाइम आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से आपका स्पीड बन रहा है, क्योंकि स्पीड लेंथ और टाइम की मदद से बन रहा है। स्पीड को लेंथ की और टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी में माना जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज विच इज मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ और टाइम जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी से स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। तब तक आप स्पीड मेजर नहीं कर सकते जब तक आपके पास डिस्टेंस और टाइम नहीं। अब कई बच्चे ये पूछते हैं, जिस तरीके से टाइम को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, स्पीडोमीटर। लेकिन वो स्पीडोमीटर भी तभी वर्क करता है जब आपको लेंथ और टाइम मिले। अगर आपको लेंथ और टाइम नहीं मिलेगा तो स्पीडोमीटर विल नॉट वर्क। ठीक है, तो कई बच्चों को एक कंफ्यूजन है, जैसे मास को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ को मेजर करने के लिए, टाइम को, करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, स्पीडोमीटर भी स्पीड को मेजर करता है। तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो भी स्पीड है, वो भी फंडामेंटल में आना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें, स्पीडोमीटर में स्पीड तभी आती है जब आपका डिस्टेंस और टाइम मिले। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड को बताता है वो ऑलरेडी डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंडेंट है। डिस्टेंस और टाइम आपको अगर नहीं मिलेगा तो स्पीडोमीटर स्पीड नहीं दिखाएगा। तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मेनी मोर। स्पीड है, वेलोसिटी है, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड। ठीक है, दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी के फर्दर दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी, उनको हमने समझे। ओके, अब आप यहां पर सीखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूलों को बनाया जाता है। हाँ, किस तरीके से जो है डायमेंशन फॉर्मूलों को बनाया जाता। तो सभी बच्चे अब जो हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायमेंशन ही नहीं आएंगे तो आप डायमेंशन फॉर्मूलों पर जो एप्लीकेशन है उसको नहीं कर पाएंगे, और ये डायमेंशन आपको याद भी रहनी चाहिए विद फॉर्मूलाज। ठीक है, तो कई सारे हमने हैं हमारे पास, हम उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है मास। तो सभी बच्चों को ये पता है कि मास का यूनिट क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मास का यूनिट क्या होता है। तो मास का यूनिट होता है केजी। मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यहां पर हम यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ऐसे बना लें
कि यहां पर लिखेंगे हम एसआई यूनिट, ठीक है, जो जो भी एसआई यूनिट है इस लाइन में आपको राइट डाउन करने हैं। यहां पर आप लिखेंगे फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो आपको लिखना है, एंड यहां पर आप बनाएंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर आप बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम जो है यहां पे स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज मास, ठीक है, सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका मास। तो सभी बच्चे देखें, मास का जो यूनिट है सभी बच्चों को पता है वो केजी होता है, ठीक है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। फॉर्मूले की बात करें तो कोई फॉर्मूला वैसे नहीं है, ठीक है, हाँ। और डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहे सभी बच्चे, कैपिटल एम इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। सेकंड आपका आता है लेंथ, सेकंड आपका आता है लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट हम लेते हैं मीटर, कोई फॉर्मूला नहीं होता। और याद रहे लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल होता है। थर्ड वन इज टाइम, थर्ड वन इज टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ऐसे डिनोट कर देते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और डायमेंशन आप पुट कर सकते हैं इसका कितना, टी। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एसआई यूनिट क्या, सॉरी, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, केल्विन, ठीक है, केल्विन होता है, कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। और इसको हम के से डिनोट कर देते हैं, के से डिनोट कर देते हैं, कई जगह पर इसको थीटा से भी डिनोट किया जाता है, वो मेंशन आपको होगा कई जगह पर। टेम्परेचर को डायमेंशन फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो थीटा से भी डिनोट कर दिया जाता है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और इसको वैसे आप बुक्स में पढ़ते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बोलें तो चार्ज, चार्ज बाय टाइम होता है फॉर्मूला, अगर आप लिखना चाहें तो। बट डायमेंशन में फिलहाल हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है करंट का वो ए आता है, हाँ। तो ये डायमेंशंस हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए, इनको सभी बच्चे जो है सभी बच्चे इसको राइट डाउन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले आता है एरिया। अगर हम समझें तो एरिया के बारे में अगर समझें तो एरिया, एरिया का जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप अगर एरिया की बात करेंगे तो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अगर यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, आप यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या आएगा, तो डायमेंशन आपका बनेगा एल स्क्वायर। डायमेंशन आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मीटर को देख के मैं एल लिख रहा हूं, अगर मीटर की एक है तो यहां पर एल की एक है, मीटर की दो जाएगी तो एल की भी क्या हो जाएगी, दो, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों मीटर 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 देंगे तो इट विल बिकम मीटर क्यूब। अगर मीटर की पावर 3 है तो एल की पावर भी आपकी कितनी हो जाएगी, 3, हाँ, एल की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3। नाउ डेंसिटी पे आते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपका होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। सबको पता है केजी किलोग्राम के लिए आप डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एम, और मीटर क्यूब के लिए आप क्या डायमेंशन यूज करते हैं, अभी आपने किया है एल क्यूब। तो यहां से आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा दैट विल बिकम m1l-3, m1l-3। हाँ, सभी बच्चे इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पीड। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, स्पीड और वेलोसिटी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, हाँ
हाँ, सभी बच्चे जो हैं इन प्रॉपर डायमेंशन फॉर्मूला को राइट डाउन करें। सभी बच्चे, स्पीड के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है दैट बिकम डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और यूनिट तो मीटर ही आता है, और टाइम का क्या आता है, सेकंड। तो इधर भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। हम दोनों को एक साथ लेके चले, स्पीड और वेलोसिटी को। फॉर्मूला अलग हो सकता है बट यूनिट क्या आ रहा है, दोनों का सेम, मीटर पर सेकंड। अब हमें ये पता है मीटर से डायमेंशन एल आता है और सेकंड से कितना आता है, टी। मीटर से डायमेंशन क्या आता है आपका एल, और सेकंड से आपका डायमेंशन क्या आता है, टी। तो इट विल बिकम L1 T माइनस 1। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, L1 T माइनस 1। स्पीड, हाँ सभी बच्चे एक बात को जरूर लिखें कि स्पीड और वेलोसिटी हैविंग सेम डायमेंशन, ये ऐसा पेयर है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे पेयर का नाम बताइए जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो स्पीड एंड वेलोसिटी हैविंग सेम डायमेंशन। हाँ, सभी बच्चे प्रॉपर इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड। हमने अभी तक 10 डायमेंशंस को किया है और तकरीबन हम 30 के करीब डायमेंशंस को एटलीस्ट करेंगे, और कुछ डायमेंशंस जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ आएंगे, कुछ आपको तब बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन को हम जनरली बोल देते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इनको निकालने के लिए आप डायरेक्ट यूज करिए डायमेंशन का। फॉर एग्जांपल, क्या अभी हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट किया है, अभी हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट किया है, तो आप एक काम करेंगे, आपसे आप डायरेक्टली वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी आपने क्या फाइंड आउट किया, L1 T माइनस 1, और टाइम का डायमेंशन कितना होता है, T। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम L1 T माइनस 2, L1 T माइनस 2, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन पुट किया, टाइम का पुट किया, दोनों को सॉल्व किया, आपका डायमेंशन निकल के आता है L1 T माइनस 2। अब समझिए इसका यूनिट क्या आप कैसे लिखेंगे। तो L का मतलब आपके लिए यूनिट कौन हुआ, मीटर, और T का मतलब आपके लिए यूनिट क्या हुआ, सेकंड, और ऊपर पावर कितनी है, -2। तो ये बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, एक्सेलरेशन का ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी यूनिट है, और ये डायमेंशन हमने निकाला, पहले वेलोसिटी का पुट किया, फिर टाइम का पुट किया, एंड देन सॉल्व किया। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सभी बच्चों ने 9th क्लास में भी स्टडी किया ये फॉर्मूला, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप एक काम करेंगे, आप सीधा डायमेंशन पुट करें। जैसे मास का डायमेंशन आप क्या लेंगे, m1, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी आपने सॉल्व किया है L1 T माइनस 2। तो बताइए क्या आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है दैट विल बिकम M1 L1 T माइनस 2। अब देखिए, कई बार हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी होती है, तो आप ऐसे याद रखेंगे 112 लास्ट वाला नेगेटिव, 112 एंड लास्ट वाला नेगेटिव, आपको डायरेक्ट याद रखना है 112 लास्ट वाला नेगेटिव। हाँ, होप सो सबको काउंटिंग हिंदी में भी आती होगी। ठीक है, थोड़ा इजी रहता है। अगर बात करें तो न्यूटन, इसका जो है एसआई यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो फोर्स का सबको पता है, एसआई यूनिट हम क्या लेके चलेंगे, न्यूटन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है 112 लास्ट वाला नेगेटिव। ठीक है, हाँ।
अब नेक्स्ट डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे, तो आगे क्या लिखा हुआ है, वर्क। हाँ, तो सभी बच्चे बताएं, हाँ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको दोनों के डायमेंशन पता है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, 112 लास्ट वाला नेगेटिव अभी पढ़ा हमने, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है L। तो अगर हम सॉल्व करें, ये बनता है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, इसको हम बोलेंगे 122 लास्ट वाला नेगेटिव। यस, याद रखने का यही तरीका है, इसको हम बोलेंगे 122 लास्ट वाला नेगेटिव। अब आपसे पूछा जाए वर्क का यूनिट क्या है, तो वर्क का यूनिट आप बिल्कुल जूल यूज कर सकते हैं, जूल यूज कर सकते हैं। वर्क का जो यूनिट है वो आप जूल भी यूज कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूले से अगर आप देखें तो न्यूटन फोर्स देता है और डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी आप जो है यूज कर सकते हैं, हाँ न्यूटन मीटर भी आप यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पावर। तो मेरे ख्याल से कई बच्चों को पता होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। आपको वर्क और टाइम दोनों का डायमेंशन पता है, ठीक है, क्योंकि वर्क का अभी हमने सॉल्व किया है। वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2। आप याद ऐसे रखें, वर्क का डायमेंशन होता है 122 लास्ट वाला नेगेटिव। इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें, टाइम से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या बनेगा, m1 L2 T-3। आगे से आप याद रखेंगे कि फोर्स का 112 होता है डायमेंशन, देख सकते हैं। वर्क का 122 लास्ट, फोर्स का 112 लास्ट वाला नेगेटिव, वर्क का 122 लास्ट वाला नेगेटिव, एंड पावर का 123 लास्ट वाला नेगेटिव। ये याद रखने का जो है तरीका है, ठीक है। अगर आप पावर की यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट को आप क्या लेंगे, वॉट। ऐसा यूनिट जो आप लेंगे पावर की, वैसा यूनिट आप क्या लेंगे, वॉट। नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी का क्या सेंस बनता है, सपोज करिए मैं एनर्जी में बात करता हूं, लाइक काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इन सभी का डायमेंशन, एनर्जी में जितनी भी एनर्जी हैं इन सभी का जो डायमेंशन है वो वही होता है जो वर्क का होता है, ठीक है। सपोज करिए मैंने यहां पर इसको काइनेटिक एनर्जी ट्रीट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है हाफ mv², सबको पता है, ठीक है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी ट्रीट कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है हाफ mv²। कोई भी एनर्जी हो उसको आप किस में काउंट करेंगे, जूल में। ओके, डायमेंशन चेक करिए, तो आप मास हाफ को छोड़ दीजिए, मास का डायमेंशन आप क्या लेंगे, m1। वेलोसिटी का डायमेंशन आप क्या लेंगे, L1 T-1, और उसका क्या गिवन है आपको, स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें तो m1 आएगा, L2 आएगा, T-2 वही आ रहा है 122 लास्ट वाला नेगेटिव। जो डायमेंशन वर्क का आपका आया था, एनर्जी का भी वही डायमेंशन आया। और ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का नहीं, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, उसका भी यही डायमेंशन आएगा। आप हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, उसका भी यही डायमेंशन आएगा, ठीक है। आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, कैसी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है। हाँ, नेक्स्ट कुछ और डायमेंशन आपके सामने है। हाँ, तो सबसे पहले आप मोमेंटम का फॉर्मूला बताएंगे सभी बच्चे, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ओके। अगर ये आपका सॉरी फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम अभी बनाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले आप जो है मास का डायमेंशन रखिए, कितना होता है m1। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है कितना, L1 T-1। तो यहां से आप देख पा रहे हैं योर फॉर्मूला बिकम m1 L1 T-1। अब इस आंसर को मैं तब निकाल पाया हूं जब मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन याद होगा, और याद होना चाहिए आपको। तो वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1 होता है, मास का m1 होता है। एंड योर आंसर याद रखने का तरीका रखिए, मोमेंटम का 111 लास्ट वाला नेगेटिव, 111 लास्ट वाला नेगेटिव।
नाउ द नेक्स्ट, अच्छा यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मास देता है और वेलोसिटी देता है मीटर पर सेकंड, तो आपका ये जो आंसर बनेगा यूनिट का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इंपल्स आता है। पहली बात मैं ये बता दूं, मोमेंटम एंड इंपल्स एक ऐसा पेयर है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा। हाँ, जिनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, आपको दिया गया है इंपल्स, तो बताइए इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला लिखिए। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो चलो बताइए, फोर्स का डायमेंशन आप लोग क्या जानते हैं, 122 जानते हैं, m1 l1 t-2, ठीक है, ये आपका फोर्स का डायमेंशन है। इसको टाइम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से चेक करिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, m1 l1 और t-1 आएगा, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, सेम डायमेंशन आ रहा है, चेक कर लीजिए बिल्कुल सेम डायमेंशन आ रहा है। 111 लास्ट वाला नेगेटिव, 111 लास्ट वाला नेगेटिव, अगर आप इंपल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन आपके मोमेंटम से मैच करता है। और मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड लिखना बिल्कुल सही रहेगा इंपल्स का। तो याद रहे, ये दोनों वो पेयर हैं, ये दोनों वो पेयर हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, सेम। नाउ टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो, यूनिट तो आपको पता है मीटर होता है, और जो डिस्टेंस जो आप डायमेंशन यूज करेंगे वो एल यूज करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, 112 लास्ट वाला नेगेटिव, डिस्टेंस का होता है l1, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा m1 l2 t-2। तो सभी बच्चे बताइए m1 l2 t-2 जो ये डायमेंशन आया ये किससे मैच कर रहा है, m1 l2 t-2, 122 लास्ट वाला नेगेटिव, ये डायमेंशन एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके वर्क से, ठीक है। तो वर्क से मैच करता है। यूनिट लिखना चाहें तो आप यूनिट लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर। नाउ एंगल, हालांकि एंगल का फॉर्मूला आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। एंगल इज योर आर्क बाय रेडियस, एंगल इज योर आर्क बाय रेडियस फॉर्मूला है। यूनिट की बात करें तो एंगल को आप यूनिट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं रेडियन, इवन दो इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये इसीलिए काफी फेमस है। एंगल इज दैट क्वांटिटी विच हैविंग यूनिट इवन एंगल इज डायमेंशनलेस, यूनिट होने के बावजूद भी ये कैसा है, डायमेंशन लेस है। हाँ जी, यूनिट होने के बावजूद भी एंगल आपका कैसा है, डायमेंशन लेस है। सभी इस बात को समझें, ठीक है। हाँ हाँ, एंगुलर वेलोसिटी एक और टर्म आपको दिख रही है। देखिए एंगल को आप थीटा से डिनोट करते, और एक बात और बता दूं मैं, एंगल का एक नाम और होता है, एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप मान सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, एंगल को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैं क्या कह रहा हूं, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बात है, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बात है, ठीक है। तो अगर मेरे को यूनिट रखने के लिए पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो यूनिट वही आएगा जो एंगल का होता है, तो कितना होता है, रेडियन। ये ध्यान रहे, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां रेडियन आएगा और यहां टाइम क्या आएगा, सेकंड। रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ना कोई डायमेंशन, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पर सेकंड का डायमेंशन होता है 1/t, और आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, t⁻⁻1, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, t⁻⁻1। ये कुछ डायमेंशन है जो आप लोगों को ट्राई करने हैं, कुछ डायमेंशन है जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। हाँ,
ये कुछ डायमेंशन है जो आप लोगों को सभी बच्चों को ट्राई करने हैं। हाँ, पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लेना। ये सारे डायमेंशंस आपको ट्राई करने हैं, ये भी आपको सभी ट्राई करने हैं। हाँ, कल जो क्लास होएगी नेक्स्ट क्लास, उसमें सबसे पहले हम आपको यही करवाएंगे, बट आप इसका फॉर्मूला देख के और इसके डायमेंशंस को सभी बच्चे जो है ट्राई करेंगे। हाँ, सभी बच्चे जो है इन सभी डायमेंशन फॉर्मूले को ट्राई करेंगे। तो कल जब हम इस क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन डायमेंशन फॉर्मूला को सबसे पहले करेंगे और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं फिर उन क्वेश्चंस को हम जो है ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपने क्लास नोट्स को बनाइए और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कई बच्चों की रिवीजन क्लासेस जिनको बैकलॉग्स हैं, जिन्होंने ये किया नहीं है, तो उनके लिए भी ये क्लासेस हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो कल फिर इसी समय में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।